Hello everyone, welcome back to Insarkari. So we are starting up with the next set of important articles from 19th of March. So यहाँ पे we're talking about MIRV leap that fires up India's nuclear deterrence. So यहाँ हम compare कर रहे हैं with China कि China is also developing certain nuclear ballistic missiles जो intercontinental range भी है. For example, HQ-19 which is also called the Honkai. तो ये भी ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स है। तो जो चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, डेटरेंस कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम। तो टू बैलेंस दैट, जो इंडिया ने अभी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है अग्नि 5 मिसाइल की विद द मिर्व टेक्नोलॉजी विच इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, तो वो इस चीज को और बैलेंस करता है। पहले ये दिख रहा था कि चाइना कुड ओवरपावर इंडिया अगर ऐसा कोई अटैक होता है इन फ्यूचर, but this becomes more significant given the test has been successful। और बाकी एरिया जो हमने पहले कवर किए हैं कि कौन सी और कंट्रीज हैं which are having the MIRV capability, so that includes US, Russia, China, France, UK, and now India is also in the list। So this is important and it has been जो name of the project था कल भी कवर किया, दिव्य अस्त्र is a name, range is 7,000 to 8,000 किलोमीटर। when talking about अग्नि मिसाइल, it is a ballistic missile। कल हमने trajectory भी देखी थी through the pictograph that we discussed। एंड फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम R&D की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इन न्यूक्लियर डिवाइसेस। एंड इंडिया ने जो हमने चैलेंजेस फेस किए कि जो कंसर्न्स थे रिगार्डिंग जो भी हमने करंट टेस्टिंग की कि हम इतना ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते हैं, तो गिवन दैट न्यू टेक्नोलॉजी मिर्व को टेस्ट करना, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। एंड ओवरऑल सो इसमें यही बात हो रही है। और लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी टेस्टिंग दैट वुड ऑल्सो फर्दर बोल्स्टर आर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो ये एक तरीके से ओवरऑल बैलेंस कर रहा है दोनों कंट्रीज की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो दिस ग्रेटर बैलेंस हैज बीन रीस्टोर्ड विद द सक्सेसफुल टेस्ट बिटवीन साइनो इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंट रिलेशनशिप। Oshik, if you want to add up something. Now we're talking about the Indian Ocean region। तो यहाँ पे भी again we're talking about कि पहले कैसे चाइना का जो मेन एम्बिशन था कि उसको अपनी असर्टिवनेस ग्रो करनी है। इनिशियली वो हमने देखा कि इट फोकस्ड अपॉन द साउथ चाइना सी। नाउ वी आर सीइंग कि दैट फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन रीजन, और इन वाइडर सेंस वी कैन से टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली वी नो कि जो जोग्राफिकल रीजन है इट कवर्स बोथ द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो इंडिया की जो इमीडिएट नेबरहुड कंट्रीज है, वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सो व्हाट ऑल चेंजेस आर हैपनिंग, इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, चाइना क्या स्टेप्स ले रहा है, तो बाकी और कंट्रीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, एंड आगे और क्या हमें एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन और क्या स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कहाँ पे और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। तो ओवरऑल इस चीज की यहाँ बात हो रही है। तो वी टॉक अबाउट व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी शिफ्ट दैट इज हैपनिंग एंड द चैलेंजेस। सो पहला हमने देखा कि मालदीव्स में जो इलेक्शंस हुए, न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड मोहम्मद मुजी, एंड इट इज बिलीव दैट ही इज मोर प्रो चाइना। तो दैट बिकेम वन ऑफ द चैलेंज। इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट हुआ कि जो मिलिट्री पर्सनल्स भी डिप्लॉयड है उनको वापस इंडिया भेज देना चाहिए, एंड वी आर सीइंग कि दे हैव साइंड सर्टेन अग्रीमेंट्स विद चाइना। तो चाइना के साथ उनकी रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन हो रही है। तो दैट बिकेम वन ऑफ द चैलेंजेस। देन श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में ऑल्दो वी सी की जो हम्बनटोटा पोर्ट है, चाइना की जो एक्सेस है डिफरेंट कंट्रीज में, तो हम्बनटोटा पोर्ट इज वन ऑफ देम। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका हमारी जो सेंसिटिविटी है इंडियन सिक्योरिटी की, ओवरऑल बाकी कंट्रीज की भी विच आर लिटोरल टू द इंडियन ओशन रीजन, उसको वो समझता है। एंड गिवन दैट, सो इट हैज ऑल्सो इम्पोज्ड लॉन्ग ईयर मोरेटोरियम ऑन द फॉरेन रिसर्च शिप्स, एंड उसमें डेफिनेटली चाइना भी पार्ट है कि आपकी जो रिसर्च वेसल्स हैं वो
श्रीलंका उनको सपोर्ट नहीं करता, वो अपनी कंट्रीज में स्टेशन नहीं होने देगा, या जो उनको टास्क करने वो नहीं अलाउ किया जाएगा। काउंटर टू दैट हमने देखा था कि मालदीव में चाइना का रिसर्च वेसल आया एंड जो बोला गया कि दिस इज अ रूटीन पार्ट, एंड कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उस चीज को एक तरीके से कवर अप किया गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो हमने रिसेंटली देखा, अगलगा आइलैंड्स में न्यू एयर स्ट्रिप वो इनॉग्रेट किया गया, which forms again a part of India's SAGA policy, security and growth for all in the region. So this is going to help and curb the illegal activities in the extended economic zone of India. तो ये तीन हमने डिस्कस किए जो इमीडिएट नेबरहुड कंट्रीज की एंड रिलेशंस बिटवीन इंडिया की अगर हम बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस we also saw the challenge in the Suez Canal region, Red Sea में, because of the attacks by the Houthi rebels. So that is another challenge. And so Chinese Navy की footprint की अगर हम बात करते हैं तो it is increasing in Maldives. हम जिबूती की बात करें तो that is also a part of it. And apart from this, यहाँ पे ये नेम्स हैं क्याकफू, ग्वादर, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में हमने बात कर लिया, और जिबूती। तो ये चाइना की जो पर्ल ऑफ ओशन थ्योरी है उसका कंपोनेंट है कि चाइना के नेवल बेसिस यहाँ पे लोकेटेड है इंडियन ओशन में। काउंटर टू दैट हमें पता है कि इंडिया की डायमंड नेकलेस जो प्रिंसिपल है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हम देखा आगलगा आइलैंड में, वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर कोऑपरेशन। एंड विद दिस अगर हम बाकी कंट्रीज के रोल की बात करते हैं तो जो लिटोरल नहीं है इंडियन ओशन में, विच इंक्लूड्स अगेन यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, तो फॉर देम ऑल्सो इट बिकम्स important because entire Indo-Pacific region is significant from the perspective of important sea lanes of communication. तो trade security, energy security and economic interest के perspective से following the rules-based international order becomes significant. And even China के लिए भी, given कि उसका can say one of the major part of the trade that passes through the Indian Ocean region, तो चाइना इसीलिए अपनी assertiveness को भी और increase करना चाहते हैं। एंड अब बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो है वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन वी आर सीइंग कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एंड जो एम्बिशंस या जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हम सक्सेसफुली फुलफिल नहीं कर पाए हैं, तो दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड। ऑडिटिंग होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑल्सो। दूसरा एस्पेक्ट की यहाँ बात हो रही है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें करंटली 3 member countries are there, which includes India, Sri Lanka and Maldives. But we are seeing again Maldives is tilting more towards China, तो वो एक चैलेंज हो जाता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए कि वो कैसे प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि ब्लू इकोनॉमी भी एक पोटेंशियल एरिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के अलावा। अगर हम बात करते हैं मिनरल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, पॉलीमेटालिक निड्यूल्स इंडिया का डीप ओशन मिशन है। नाउ यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि टू इंश्योर कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सक्सेसफुली स्मूथली फंक्शन करे आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे इट इज बिंग सजेस्टेड कि 4 नेशंस फ्रॉम द नेबरहुड, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार मेंबर कंट्रीज हो सकते हैं, और 4 आइलैंड स्टेट्स जिसमें मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरोस एंड मेडागास्कर कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो दैट एक तरीके से wider participation is there, multilateralism जो इंडिया सपोर्ट करता है that is ensured, and democratic order is it is complied with by different countries. So these are the areas being highlighted overall in this article. तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव से, बॉर्डर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी चैलेंजेस है जब हम इंडिया चाइना की बात करते हैं, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो हमने दोनों एंगल डिस्कस कर लिए। ये आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया है। बैंक अकाउंट ऑफर ओन, तो यहाँ हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। एंड here we are seeing the data which is presented by the National Family Health Survey 5 for the time period 2019 to 21. So firstly we are talking about कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कि जो वुमेन दे आर इन द लीडरशिप पोजीशन, जब हम फैमिलीज की बात करते हैं यहाँ
या जहाँ पे वुमेन आर मोर एजुकेटेड, डिजिटली स्किल्ड हैं, तो देयर वी आर सीइंग मोर पार्टिसिपेशन, जहाँ पे वी आर सीइंग अगेन स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो इवन डिजिटल पेमेंट्स में भी वुमेन आर मोर पार्टिसिपेटिव। तो एक ये चीज निकल के आई NFHS 5 के सर्वे से। एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो इम्पोर्टेंट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दैट इज। तो इंक्रीज लिंकेज इज विजिबल, तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबली भी बात की जा रही है कि वर्ल्ड बैंक जो पब्लिश करता है ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021, तो वहाँ पे अडल्ट ओनरशिप ऑफ बैंक अकाउंट्स हैज बीन increasing in credit unions, microfinance institutions, yeah, mobile money service providers. So that is increased by 50 percentage points globally. India में also it has increased by 42%. So we can say कि हाँ, इंडिया में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड स्कीम्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना इंपॉर्टेंट है, मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट जाती है, एंड बैंक लिंकेज स्कीम इम्पॉर्टेंट है। हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, UPI और रुपे कार्ड्स का जो पेनिट्रेशन हुआ उनकी वी कैन से उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज वी कैन से कि इट हैज़ गिवन अस रिजल्ट्स। तो बस यहाँ पे यही ओवरऑल बात की जा रही है कि प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। तो अब गिवन कि वी आर सीइंग कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन हो रहा है फाइनेंशियल इकोनॉमी में भी, तो डिजिटल सिक्योरिटी भी साथ के साथ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब हम देखते हैं कि साइबर सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, या फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स एंड फ्रॉड्स जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है वो फ्रॉड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए डिजिटल सेफ्टी भी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या फॉलो की जा रही है, नहीं की जा रही है, तो इसलिए VC की इवन न्यूज़पेपर में भी RBI डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स या फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो टुवर्ड्स अ लेस डिवाइडेड पॉलिटी, यहाँ पे दिस ये आर्टिकल। हम्म। इसमें 6 पॉइंट्स है। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, और विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी कैनॉट टेक प्लेस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन is a bedrock of the Indian democracy. 83 regarding the Lok Sabha, Article 83, and 172 regarding the State Legislative Assembly. तो इसमें क्रिटिसिज्म बाद में लेंगे, पहला अगर लेंगे तो हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, हर का अपना रीजनल इशू है। फिर तो सेंटर शुड बी अकाउंटेबल, या फिर गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एट अ वेरी फ्रीक्वेंट रेट, एट अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल, rather than 5 years tenure। तो ऐसे करके हमने किया था। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, पहले बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगा, और दूसरा चीज की एक्सपेंडिचर एक ही बार में होगा, फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। पॉलिटिकल पार्टी के पास एक समय रहेगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी से फोकस के, रादर देन शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर्स। उसके बाद फिर थर्ड एग्जाम्पल है कि इलेक्शन फटिंगनेस आता है वोटर के अंदर में, हर बार इलेक्शन चल रहा है, हर बार कैंपेनिंग चल रहा है। वो अब ऐसा होगा कि एक ही बार वोट देना है, हर 2 साल में या फिर 2.5 साल में एक बार वोट देना है, और सब कोई फिर एक तरह से निकलेंगे बाहर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है कि जो म्यूनिसिपैलिटी में लोग का परसेंटेज रहता है कम वोट देने का, और फिर सिटीजन पार्टिसिपेटरी कम रहता है। जब साइमल्टेनियस इलेक्शन में कोविन रिपोर्ट के अंडर में बोला गया है कि म्यूनिसिपैलिटी पंचायत इलेक्शन शुड बी सिंक्रोनाइज विद द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन, तो उसमें क्या होगा, लोग बाहर निकलेंगे म्यूनिसिपैलिटी वोट करने के लिए, लोकसभा के लिए भी, असेंबली के लिए। तो उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इंडिया के क्या चाहिए विकसित भारत में, कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए सेंट्रल का लॉस और स्टेट का लॉस, दोनों का अगर मिसमैच होता है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैम्पर करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सेमीकंडक्टर पॉलिसी आएगा तो सबके लिए एक तरह से होना चाहिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अगर सोलर पॉलिसी आ रहा है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, भारत यूरिया, इससे एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा,
जो हम लोग आर्टिकल 307 में भी है कि कॉमर्स से आप कहीं भी आप कर सकते हो, इंडिया भर में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, उसे लिए किसी को दिक्कत नहीं हो कहीं पर। इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, रिफॉर्म, लेबर्स लॉ, एग्रीकल्चर लॉज नीड लॉन्ग टाइम सोल्यूशन, तो शॉर्ट टाइम पेन होता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि एक मॉडल लॉ बनाया जाए दैट विल क्रिएटेड टू द नीड्स ऑफ द नेशनल लेवल, लोकल लेवल एंड स्टेट लेवल। फिर दूसरा अगर बोला जाए तो क्वेश्चन क्या उठता है? पहली बात क्वेश्चन उठता है कि नेशनल इशू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रीजनल इशू, लेकिन इट इज क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द वोटर। वोटर को ऑलरेडी पता है कि स्टेट में किसको वोट देना है, नेशनल में किसको, नेशनल में किसको वोट देना है। इसमें बात ये नहीं हो रहा है कि स्टेट एक ही वोट देंगे या उसी से दोनों चूज होगा, स्टेट का भी होगा और नेशनल का भी होगा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ बात। यहाँ बात हो रहा है कि जो इलेक्शन है स्टेट का और सेंटर का इलेक्शन है वो सेम पीरियड में होना चाहिए। हो सकता है कि सरकार दोनों का अलग अलग। तो दूसरा चीज क्या होगा कि जो नेशनल पार्टीज है दे विल ऑल्सो फोकस मोर ऑन रीजनल एस्पेक्ट, क्योंकि इलेक्शन से में उनको रीजनल पार्टी में, रीजनल इलेक्शन में जीतना है। तो नेशनल पार्टी के साथ साथ वो रीजनल पार्टी, रीजनल जो इश्यूज होगा वो भी उठाएंगे मुद्दा, और उसमें भी एक प्रोटेस्ट करेंगे। फिर दूसरा जो मैंने बात कर लिया कि पंचायत इलेक्शन में भी बोला जा रहा है कि आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए, उससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरियाज है कि जो पोलैरिटी है बिटवीन द सोसाइटी, हर इलेक्शन समय में कुछ ना कुछ एक राइट, राइट नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ डिवीजन होता है, सोशल डिवीजन रिगार्डिंग द कास्ट एथनिक ग्रुप, वो कम हो जाए जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन में, बार बार पोलैरिटी नहीं होगा। बिग टेक का कंट्रोल में, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा फजिंग, डेटा फेक न्यूज, ये सब कम होगा। प्रमोटिंग ऑफ एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, वो भी कम होगा। फ्रीबीज कल्चर भी कम हो सकता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म प्लान भी सोचना है ओवरऑल सेंटर है, तो ये सब साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा लॉन्ग टर्म हाँ, के। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को समझ में आया इस चीज से यही होगा कि जो पीरियोडिसिटी है लोकल बॉडी इलेक्शंस की, वो मेंटेन हम कर पाएंगे, जो कि अभी नहीं हो पाता है इन यूनिफॉर्म मैनर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो उस चीज को हम इंश्योर कर पाएंगे। जैसे वन ऑफ द सजेशंस रिकमेंडेशंस भी है बाय द कोविंद पैनल कि जो टाइम पीरियड है स्टेट इलेक्शंस का और लोकसभा इलेक्शंस का, उसके विद इन 100 डेज आपको लोकल बॉडी इलेक्शंस कराना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये डिटेल्स द बॉन्ड परचेजर्स। यहाँ पे बस एक चीज है देखने वाली कि जो रूलिंग पार्टी की हम बात करते हैं मैक्सिमम डोनेशन उन्हीं को जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 लोकसभा पोल्स में हमने देखा कि बीजेपी 84% ऐसा उन्हीं को गया। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली पोल्स में भी 70% बीजेपी। देन अक्टूबर टू नवंबर में जो बाई की गई वहां पे ऑल दो वी आर सीइंग की बीजेपी नीचे। तो ये यहाँ जब हम सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे वैसे ऐसा पैटर्न नहीं है। वहां पे जो रूलिंग स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जाता है। असम, केरला, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी की बात करते हैं तो वहां पे भी अगेन बीजेपी इज ऑन द टॉप। तो इस चीज को हम कैसे अगेन, क्या इस पैटर्न को भी चेंज किया जा सकता है कि नहीं, तो एक वो क्वेश्चन उठता है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूरोपियन रिगार्ड कंट्रीज, एफ्टा। तो when we are discussing about the EFTA countries, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, तो टीपा साइन हुआ। इट इज अ वन ऑफ द लेटेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब कमिटमेंट टू द दोनों का लिबरल प्रिंसिपल, आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर नहीं लेंगे दोनों तरफ से, बैरियर ट्रेड बैरियर कम करेंगे। जैसे ही एफटीए होगा वैसे ही हम लोग एक स्टेप और आगे चल जाएंगे, जैसे हमने एक्टा साइन किया विद ऑस्ट्रेलिया एंड सीपा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यूए के साथ। अब जहाँ 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 फीचर्स क्या है, तो जस्ट इसको हाईलाइट करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि $100 बिलियन पहली बार इट वाज कमिटेड इन द 15 ईयर्स पीरियड। 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगा, उससे फायदा होगा इंडिया को, होगा एफडीआई बढ़ेगा इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द इकोनॉमिक, इन द सस्टेनेबल एरियाज सब में। दूसरा कि जो एफर्ट एफ्टा का एक्सपोर्ट है, सैलमन, फ्रूट्स, ऑलिव्स, एवोकाडो जो सुनते हैं, इट विल बी एट अ वेरी चीपर अफोर्डेबल रेट।
दूसरा भी इंडिया से भी जाएगा बाहर में, तो कस्टम ड्यूटी कम होगा। दूसरा, गोल्ड विच अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज, वो भी कम होगा। तो ट्रेड सर्विसेज में देखा जाएगा तो लिबरल प्रिंसिपल पे बात किया जाएगा। नॉर्वे और इंडिया के बीच में योगा इंस्ट्रक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन बढ़ाया जाएगा। प्रोफेशनल डिग्रीज भी, इसको भी एक तरह से देखा, इंडिया में प्रोफेशनल डिग्रीज, मेडिकल डिग्रीज भी यूज हो सकता है वहां पर। तो इट विल इंश्योर द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द young talent from India. Sustainable development, trade sustainable development, we have discussed on the issue of the climate change, labor reform, labor code. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इशू है। फॉर एग्जाम्पल, जो एफ्टा कंट्रीज है, दे आर होम टू वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड हाई एमएनसीज, दे हैव बीन कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर। इंडिया में क्या है, अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स एग्रीमेंट, इंडिया में क्या है कि इंडिया डज नॉट टॉक अबाउट एवरग्रीन ऑफ द प्रोजेक्ट, इंडिया डज नॉट, इंडिया टॉक्स अबाउट द जेनरिक मेडिसिन। इंडिया बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में आप आईपीआर को डायल्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैलेमिटी, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो वहां पर एक ओवरऑल थोड़ा चलते रहेगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन हो चुका है, लेकिन ओवरऑल बात होते रहेगा उसके ऊपर। इसलिए इसी के अकॉर्डिंगली इंडिया में बात हुआ कि एक यूनिफॉर्म लॉ आना चाहिए। हर एक के लिए अलग लॉ है, पेटेंट के लिए अलग है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल डिजाइन कोड के लिए अलग है। तो एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म एपलेट ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए और बॉडी भी होना चाहिए। तब जाकर के ओवरऑल ये एफ्टा है, ये सक्सेसफुल हो सकता हम्म। यहाँ पे वो जैसे हम डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे बात यही हो रही है कि डायलिसिस की क्या आउटकम पैटर्न रहते हैं। इंडिया के केस हम बात करते हैं तो किडनी से रिलेटेड, जो किडनी से रिलेटेड डिजीज है, अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं कर पाती है वो, तो आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी की हमने कुछ दिन पहले बात करी थी, तो यहाँ पे यही है कि इंडिया में वी आर सीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स who receive chronic dialysis, and globally it is estimated around 1,75,000 people as of 2018. So national dialysis services is also, like, it was launched in 2016 so that access increase ho, and जो efforts हैं to make the things more affordable, treatment और affordable होना चाहिए, so ये और important हो जाता है। तो यहाँ पे वी आर सीइंग कि इसके अलावा मोर्टेलिटी रेट जो पेशेंट्स में रूरल सेंटर्स में, दैट वाज 32% हायर देन दोज एट द अर्बन सेंटर्स। तो ये हो सकता है अगेन कि लेट डायग्नोसिस हो रहा है, या फिर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, सब कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है। एक्सेस नहीं है रूरल एरियाज में। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में हमने बात करी थी कि ये जो बेसिक सर्विसेज है, ट्रीटमेंट सर्विसेज है, ये फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। तो that can also be one of the reasons जो लिखा ही है, high out of pocket payments। and तो यही है बाकी यहाँ पे कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम होना चाहिए रूरल लेवल पे भी, अर्बन लेवल पे भी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको हम अगेन कैन वी मेक इट अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो, और जो जन आरोग्य योजना है। है। एग्रीकल्चर में बात किया जाए तो इट एम्प्लॉयज अराउंड 47% ऑफ द पॉपुलेशन, वन ऑफ द बैकबोन। इतने इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर में कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आवर जवाहरलाल नेहरू हैव सेड एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है फूड सिक्योरिटी, उसके बाद ही फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी सब, फूड सिक्योरिटी नहीं होगा तो आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन, इट विल पेरिश इन अ जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज या फिर फ्यू मंथ। इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बोला जाए इंडिया में एग्रीकल्चर में वी हैव सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द फूड प्रोडक्शन बाय द फैक्टर ऑफ 6.61। 50 मिलियन टन थे, अभी 330 मिलियन टन, 1947 से लेकर के 2023 में। उसके बाद देखा जाए तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है कि एवरेज साइज ऑपरेशन लैंड होल्डिंग लेस देन 1.08 हेक्टेयर है।
67% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। स्मॉल फार्म है, रेन्यूमरेशन कम है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कम है, ग्लोबल 100 इंडेक्स में 107 पोजीशन पे है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है, सॉइल एरिडिटी बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर के कारण लीचिंग हो रहा है, सॉइल हेल्थ एडवर्स हो रहा है, वाटर लॉगिंग, सॉइल एसिडिटी, रेन्यूमरेशन कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर में ये सब प्रॉब्लम है। तो क्या क्या चाहिए एग्रीकल्चर में अगर वहां पर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाना है तो पहला सीड, अगर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो पहला सीड से अगर सीड देखा जाए तो फिर बायोटेक, यूज ऑफ CRISPR-9 जीनोम एडिटिंग टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द राइस, डिजीज रेजिस्टेंट टोमेटो से लेकर के वीट एक्सेट्रा, वेदर रेजिस्टेंट क्रॉप उसको इंस्टिल कर सकते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंस। फिर कोई फूड फोर्टिफिकेशन से कि कम प्रोड्यूस में भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, वो कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग कैसे? ड्रोन दीदी, ड्रिप इरिगेशन, फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसके थ्रू लिफ्ट इरिगेशन, ड्रोन, ड्रोन हो गया, ड्रिप हो गया, IoT का यूज कर सकते हैं, AI यूज कर सकते हैं इसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल दोनों मीट कर सकते हैं टारगेट। तो हो गया टेक्नोलॉजी का पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम, तो ई नैम का यूज हो गया, टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। एग्री स्टैक, फिर आता है सीड इनपुट। सीड में सीड बैंक, ट्रेडिशनल सीड को आप रख सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। फिर यूज ऑफ हाइब्रिड सीड, और फिर जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, GM क्रॉप, ये सीड का हो गया। तीसरा हो गया कि इंश्योरेंस से रिलेटेड फार्मर्स का, ताकि रिन्यूमरेशन बढ़ जाए। रिन्यूमरेशन ओवरऑल है, उसमें इंश्योरेंस भी आ जाएगा, PM किसान आ जाएगा, डायरेक्ट मिनिमम सपोर्ट MSP आ जाएगा। फिर आता है लॉजिस्टिक और मार्केटिंग। लॉजिस्टिक मार्केटिंग में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए FPI का रूल आ गया। फ्रॉम फार्म टू फूड, फ्रॉम फार्म टू टेबल, उसमें रिड्यूसिंग द वेस्टेज, उसमें किसान रेल आ जाएगा। और फिर E-NAM का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। मध्य प्रदेश मॉडल, जिसमें आप हर एक ट्रेडर और सेलर होते हैं, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फेसबुक में जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं फ्रॉम द होम इटसेल्फ। उसके बाद PACS जो बिल्ड कर रहे हैं बिग बिग 70 मिलियन टन कैपेसिटी ऑफ फूड बफर, वो आ जाएगा इसमें। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आ गया, GI टैग आ गया, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ट्राई फूड आ गया इसमें, MFP आ गया। तो ये लॉजिस्टिक में आ गया। फिर रेमुनरेशन, लॉजिस्टिक, सीड, इनपुट। फिर वाटर आ गया, लास्ट वाटर प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी है राइस का, तो वाटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि बेंगलोर क्राइसिस, बाकी जब मराठवाड़ा रीजन में ड्राउट, सब एक दिखाता है कि वाटर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। वो उसको यूज कैसे कर सकते हैं? यूजिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट सीड इंटेंसिफिकेशन, डायरेक्ट सीडिंग, और फिर ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं, वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये सब एरियाज है, अगर इसमें काम करेंगे। हाँ, एक और लास्ट में कि लिटरेसी ऑफ द किसान, इसको बढ़ाने के लिए किसान विज्ञान केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर है, किसान हेल्पलाइन नंबर है, अवेयरनेस थ्रू द रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती का रोल है इसमें। हर एक स्कीम डैशबोर्ड रहता है, स्कीम जाकर देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द लोकल BDO ऑफिस। तो अवेयरनेस, लिटरेसी, लॉजिस्टिक, सीड, वाटर, फिर टेक्नोलॉजी, ये सब एरिया अगर काम करेंगे तो ओवरऑल स्किल बढ़ेगा। और लॉन्ग टर्म में जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, वो और स्ट्रेंथन होगा। और हम लोग 1.7 बिलियन जो पॉपुलेशन है बाय 2050 उसको मीट कर सकते हैं। कंप्लीटेशन।
बाकी यहाँ पे इन्होंने अपने इनिशिएटिव्स की बात की गई करी है, जो चंबल फर्टिलाइजर्स है, जो उत्तम, ये जो पोषण अभियान रन कर रहे हैं, सीड टू हार्वेस्ट उत्तम समाधान। व्हाट्सएप पे उन्होंने बहुत सॉल्यूशंस 5 रीजनल लैंग्वेजेस में स्टार्ट किए ताकि फार्मर्स को समझने में आसानी हो। फील्ड डेज की उनके जो प्रोफेशनल्स है वो फील्ड पे विजिट करके फार्मर्स को असिस्ट करते हैं, और कैसे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रमोट कर रहे हैं थ्रू इवन नमो ड्रोन दीदी स्कीम। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा भी है जो कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखा है कि इंडिया जो globally geographical area India constitutes 2.4% of that, water resources 4% है, वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया का शेयर है 18% और कैटल पॉपुलेशन 31%। तो फूड सिक्योरिटी, राइजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव, तो इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये डेटा हम लिख सकते हैं पूरा। हम्म। तो वैक्सीन फॉर द डेंगू में भी आउट, तो ये इम्पोर्टेंट कि अभी तक डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं थी, तो कमर्शियली इट वुड बी अवेलेबल बाय मिड 2026। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड, तो फर्स्ट फेज अभी क्लिनिकल ट्रायल्स का जस्ट फिनिश हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश इन 1982, तो आईआईएल जो है उसका कंप्लीटली ओन सब्सिडरी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कंप्लीटली ओन सब्सिडरी है इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड। एंड बाकी कर्नाटका में सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था, अगर हम यहाँ बात करते हैं वायरस, आई थिंक, और डेंगू की नहीं, यहाँ पे जीका वायरस की बात हो रही है, और काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज KFD जो है, तो इनके लिए भी वैक्सीन डेवलप की जा रही है बाय सेम आईआईएल इज इनटू दैट। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनका रोल भी इम्पोर्टेंट है, तो इन टर्म्स ऑफ R&D जीका वैक्सीन में भी दे आर, इनसे कोलैबोरेटिव अप्रोच है। So hepatitis A vaccine, Havisure is the name. So this has been launched by again the same company for hepatitis A. Climate change के impact की बात करते हैं तो spring season is disappearing in some of the states. So since 1970s, increased warming has been visible in the months of like between December and February. तो 2.3 degree Celsius temperature increase हुआ है, maximum it is one of the highest increase has been seen in Manipur during the winter months। तो मतलब विंटर का जो सीजन का जो टाइम पीरियड है वो और शॉर्ट हो गया है और वो आगे शिफ्ट हो गया है, कि थोड़े दिनों के लिए जो सर्दी होती है बस टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, तो शार्प चेंज हो रहे, तो उसकी वजह से डेफिनेटली एग्रीकल्चर के ऊपर, जो राबी सीजन राबी क्रॉप्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। एंड अगर हम इकोनॉमिकली और वैसे बात करते हैं तो जो बिजनेसेस भी जो सीजनल इन नेचर है, शायद उनके रेवेन्यू के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एंड डिजीजेस हम्म। की हम बात कर सकते हैं, न्यू डिजीजेस भी इमर्ज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द शिफ्ट। दूसरा जो जायद सीजन है, हाँ, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, बाकी से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है, उसमें भी इम्पैक्ट हो सकता हाँ उस पे भी हो सकता है। तो है। फेब्रवरी अब में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, हाँ, कूलिंग एंड स्लाइट यहाँ पर वार्म। भी यहाँ पर भी है कि मार्च में भी बारिश हो रहा है अभी, ठंड हो गया हाँ, वापस से राइट। कल। तो स्प्रिंग सीजन होना चाहिए मार्च में, मार्च और फरवरी। तो yesterday we डिस्कस अबाउट द कैप्टिव एलिफेंट। जब 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जब अमेंडमेंट लाया गया, तो इट प्रोहिबिटेड द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बोथ वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट। लेकिन अमेंडमेंट में एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन रिगार्डिंग टू द कैप्टिव एलिफेंट आप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रूल्स लाया गया, तो रूल्स हमेशा इट इज मेड अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द स्टेट और विद इन द स्टेट, लेकिन थ्री चीज चाहिए इसमें। पहली बात है कि आपको ट्रांसफर होने तक स्टेट वाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वहां पर रखना पड़ेगा। दूसरा, इट विल बी रेटिफाइड बाय द वेटरिनियन कि उनका डिजीज तो नहीं है, और डेप्यूटी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। इट इज अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ WPA एक्ट, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं।
और अप्रूव करने के बाद उनका जो जेनेटिक प्रोफाइल है एलिफेंट का, ये डेटा भेजना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को। तब जा करके ओवरऑल चेकअप होगा, एलिफेंट कुछ डिजीज नहीं है, कुछ उनको दिक्कत तो नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उसके बाद फिर अप्रूव कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। तो ये एक 3 थोड़ा कंडीशन टेक्निकल ये थी अपडेट लेकिन है। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लिंक।